लोगों को बताया भी, एक बार बीजने के बाद में इसकी 8 बार कटाई होती है। लोग मेरी बात पर अचंभा करते थे कि ये पागल है क्या, बिजाई एक बार करनी है, कटाई 8 बार करनी है, ये समझ से बाहर है। अच्छा। कि उस किसान की फटी हुई कमीज की तरफ देख करके उसे सही ढंग से, सही रेट में, सही चीज देने की कृपा करें। खेती उसकी हरी भरी लहराए, जो हमारे उत्तम बीज उगाए। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। ऐसे तो हर शहर का अपना एक इतिहास होता है, लेकिन उस इतिहास में भी दर्ज होते हैं बहुत सारे अलग अलग लोगों के अपने अनुभव, अपने किस्से, अपनी कहानियाँ, और उन्हीं से मिलकर बनता है एक शहर का इतिहास। आज हम बात करेंगे श्यामलाल जी बजाज से और जानेंगे इस शहर के इतिहास के साथ साथ श्यामलाल जी बजाज के 50 वर्ष के इस शहर के अनुभव, किस्से और कहानियाँ। उम्र के इस पड़ाव पर आज श्यामलाल जी बजाज के पास जाहिर तौर पर बहुत सारा अनुभव होगा, बहुत सारी बातें होंगी जो आप हमसे साझा करेंगे। लेकिन मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आज बहुत ही खास मौका है। 11 अगस्त 1972 को श्यामलाल जी बजाज ने सीकर में किसान बीज भंडार के नाम से अपना व्यापार शुरू किया था, सीकर के कोर्ट रोड पर। 50 साल आज इन्हें पूरे हो गए हैं और इन 50 सालों के दरमियान इन्होंने इस शहर को अपने साथ साथ बढ़ते देखा है, अपने व्यापार के साथ साथ बेहतर होते देखा है, और बहुत सारे किस्से कहानियाँ इनके जीवन से जुड़े हुए आज हम साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो 50 साल की जो यात्रा है आपकी व्यापार की, हाँ जी, ये शुरू कैसे हुई? क्योंकि 50 साल पहले जब हम ये इमेजिन करें कि आज से 50 साल पहले का शहर कैसा होगा, सीकर कैसा होगा, तो ऐसा लगता है कि क्या यहाँ पर इतने व्यापार की मतलब जगह थी? कैसे ये शुरू हुआ? ऐसा है पहले पुराने ज़माने में कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी जी। और एक ही चूल्हे पर 3-4, 5-5 परिवार जो है उनका खाना बनता था। एक ही घर के अंदर इतने मेंबर थे, बेरोजगारी थी उस वक्त सन 72 में भी। अच्छे। तो घर के बड़े बुजुर्ग कई बार गुस्से में आकर ऐसे भी कह देते थे कि यार कहीं बाहर निकलो, बाहर निकलोगे तो 2 पैसे कमाओगे। अच्छा। ऐसे घर पड़े रहने से थोड़ी कुछ होगा। हमारे परिवार के अंदर कम से कम 40-45 आदमी थे। अच्छा। जिनका एक ही जगह पर खाना बनता था। उस टाइम जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में मेरे अंकल जो हैं पिलानी ब्रुक बॉन्ड टीम में सेल्स ऑर्गेनाइजर थे, तो मैं इनसे मिलने के लिए आया। तो मैंने अंकल से पूछा जयपुर का नाम मैंने सुना हुआ था और मन में भी था कि भाई जयपुर को एक बार यहाँ आए हुए हैं, देखेंगे जरूर। मुझे याद है अच्छी तरह, पिलानी से प्राइवेट बसें चला करती थी, कोई कालड़ा फैमिली थी जयपुर की। अच्छा। उनकी बसें चला करती थी और ये जो रोड थी इसकी चौड़ाई मात्र 8 फुट तो मेरे ख्याल में ज्यादा ही होगी। अच्छा। और दोनों टायर जब सड़क पर ना चल करके, एक टायर सड़क पर चलता था और एक सड़क से नीचे चलता था। तो पिलानी से मैं झुंझुनू पहुंचा, लगभग 2 घंटे लग गए। अच्छा। और मैंने कंडक्टर से ये पूछ लिया कि भाई पिलानी से निकलने के बाद में आगे कौन सा शहर आएगा, तो उन्होंने बताया कि झुंझुनू आएगा, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अच्छा। तो मैंने उसको कहा भाई मुझे झुंझुनू की ही टिकट दे दो। वो टिकट उसने मुझे झुंझुनू की दे दी। तो मैं झुंझुनू उतरा। झुंझुनू बस स्टैंड पर एक ताल पे हुआ करता था। हाँ। और वहाँ उतरा, मैंने देखा और कुछ समझ नहीं आया मुझे। अच्छा। सिस्टम जो है वो, फिर मैं वापस बस स्टैंड आकर के ताल पर फिर बस पकड़ी, फिर पूछा भाई अगला स्टेशन कौन सा है, तो अगला तो सीकर बताया था। फिर सीकर से आगे जयपुर बताया। तो बस के ऊपर मैं बैठ गया और सीकर की टिकट ली और झुंझुनू से सीकर का रास्ता भी 2.5-3 घंटे से कम नहीं लगे हैं, मैं सीकर पहुंचा। ये लोहारू स्टैंड पर इसका बस स्टैंड हुआ करता था। अच्छा। और आज भी तो बस नाम ही सुना है लोहारू। आज भी लोहारू बस स्टैंड के नाम से। ये रोडवेज बसें तो काफ़ी बाद में चली हैं। अच्छा। तो यहाँ मैं उतरा तो
ये फागड़वा पेट्रोल पंप से ही इस शहर की शुरुआत हुआ करती थी। अच्छा, तो यहाँ अभी जहाँ हम हैं, हाँ, होटल रॉयल इन हो गया, आपका किसान बीज भंडार हो गया, सिर्फ इस कोर्ट जगह पे कोर्ट क्या? हुआ करती थी। अच्छा। और इसके आगे वही 8 फीट चौड़ी जो रोड है वो यही निकलती थी, कल्याण सर्किल होकर के एसके हॉस्पिटल के आगे से निकलती हुई अच्छा। ये जो जयपुर जाती थी। और शहर का जो वो था वो सारा इधर फागड़वा पेट्रोल पंप की तरफ से ही था। सालासर स्टैंड हुआ, ये पुराना दुजोद गेट हुआ, और सुभाष चौक हुआ, नानी गेट हुआ, और ये मोचीवाड़ा हुआ। बस ये इतना ही ये जगह हुआ करती थी। और जब मैं कुछ मेरा दिमाग एग्रीकल्चर लाइन में, परिवार वाले तो सारे काम करते थे खैर, और मेन हमारा काम जो था वो कपड़े का ही था। और पढ़ते पढ़ते जब मुझे बीच में छुट्टियां मिलती थी तो मैं वो दुकान पे चला जाता था। तो उसमें मैंने ये देखा कि उधार का काम इतना ज़्यादा है, और मेरे ख्याल कपड़े का काम आज भी उधार का ही होता होगा। तो मुझे उस कपड़े के काम से नफरत आ गई। तो मैं एग्रीकल्चर लाइन में जाना चाहता था। दिमाग में ये था कि ये एक ऐसी एसेंशियल आइटम है कि इसमें उधार नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत की चीज़ है। और कपड़ा तो कोई ले जाता है, 2 महीने में फटा तो फटा, नहीं तो 2 साल भी नहीं फटा। वो ले या नहीं ले अब उसकी मर्जी की बात है। और मैं यहाँ सीकर उतरा तो उस वक़्त इस शहर के अंदर झुंझुनू से ज़्यादा चहचाटी थी। अच्छा। तो मैं इधर ये सूरजपोल गेट और घंटा घर और जा कर के देखा, तो मन बनाया, मैंने कहा ये एक ऐसी जगह मुझे लग रही है कि यहाँ एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए तो काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है। और उस टाइम पर मैंने यहाँ इंक्वायरी की कि यहाँ सोडानी जी कुएं वगैरह भी फ्री में खुदवा रहे हैं किसी ट्रस्ट के मार्फत। और मैंने कहा फिर तो ये और ज़्यादा बढ़िया एरिया बनेगा। और अब यहाँ तो हमें कोई जानता नहीं था। और खैर सोचते सोचते मैं जयपुर पहुँचा। जयपुर जाकर के मतलब वहाँ मुझे जयपुर में इतना वो नहीं मिला। अच्छा। वापस मैं सीकर आया, मैंने पता किया यहाँ पर कि भाई यहाँ मुझे कोई दुकान मिल जाए। शहर के अंदर गए तो कोई दुकान देने के लिए तैयार नहीं था। और ये कोर्ट के सामने काफ़ी लंबी दुकानें यूँ पड़ी थी, जो आजकल जहाँ ये मिलन रेस्टोरेंट है, यहाँ पहले किसी ज़माने में टायर रिट्रीड की दुकान हुआ करती थी। और पूछा भाई इस लाइन का सेठ कौन है, तो वो बोले जी वो श्रीचंद जी दीवान हैं, शिवचंद जी दीवान, उनके लड़के राजकुमार जी दीवान हैं, वो मतलब संभालते हैं। तो तबेला से बाहर निकलते ही मैं उनके घर गया तो सेठ जी से मिला, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की साहब मुझे एक दुकान दे दो। तो उन्होंने मुझे वही दुकान दी जिस दुकान पे मैं आज बैठा हूँ। अच्छा। और उस वक़्त किराया उन्होंने, जबकि लोगों से मैं बाद में पता चला भी लोगों से तो उन्होंने 50 रुपये लिए, पर मेरे से 75 रुपये तय किए। अच्छा। मुझे याद आती है क्योंकि मैंने दुकान का मुहूर्त जो है वो 11/8/72 को सुबह 11:15 बजे मैंने पंडित मक्खन लाल जी जो अपने आनंद नगर के अंदर रहते थे उनके द्वारा मैंने यहाँ अपना मुहूर्त किया। और एग्रीकल्चर के सीड्स वगैरह मैं रख के बैठा। मेरी दुकान के आगे जो सड़क थी वो कम से कम 4.5 फीट नीचे थी। अच्छा। वहाँ से लोग जब निकलते थे तो ये सिर की गर्दन जो है ना वो बैठे हुए आदमी बड़ा अजीब लगता था। अब आज तो दुकान नीचे चली गई। और लोगों से संपर्क किया, हमने साइकिलिंग भी की। उस टाइम सीकर के पास में एक बाजोर गांव वो आज भी है जहाँ खार लोग रहते हैं, वो ककड़ी की बिजाई करते थे। पानी खारा था, वहाँ 3 फुट 3.5 फुट खोदने के बाद में पानी आ जाता था। तो उसके अंदर 4-6 बीज छोड़ देते थे, वो बीज उगाता था और धीरे धीरे उसके अंदर मिट्टी डालते रहते थे और वो बेल बाहर आ जाती थी। जैसे ही बेल बाहर आती तो उसके ककड़ी शुरू हो जाती। उन लोगों को जाकर मैंने अच्छी क्वालिटी का फ्री बीज दिया, बिना पैसे के दिया, और उन्होंने काफ़ी उसको सराहा भी, लगाया भी।
आज भी वो हमारे पास में आते हैं। अच्छा। वो खुद, कोई तो खुद इतने बुजुर्ग हो गए हैं, उनके बेटे पोते तक आते हैं। इस वक्त हमने दुकान का मुहूर्त किया तो नडोदरा का एक पैप जी नाम का एक बुजुर्ग आदमी थे, अब तो बेचारे गुजर गए। अच्छा। वो मेरा पहला ग्राहक था नडोदरा के लक्ष्मणगढ़ के पास में। पशुओं के लिए रिज का आप सब लोग जानते होंगे, आज तो रिज का बच्चा बच्चा जानता है। मैं यहाँ रिजका लाया, उस टाइम रिजके का रेट 4 रुपए किलो था, मात्र 4 रुपए किलो। तो 4 रुपए किलो में रिजका ला करके मैंने 4.25 रुपए के अंदर मैंने यहाँ लोगों को बताया भी एक बार बीजने के बाद में इसकी 8 बार कटाई होती है। लोग मेरी बात पर अचंभा करते थे कि ये पागल है क्या, बिजाई एक बार करनी है, कटाई 8 बार करनी है, ये समझ से बाहर है। अच्छा। लोगों को समझाया सर, नहीं आप लगाओ। किसी को 100 ग्राम बीज फ्री में दिया, किसी को 50 ग्राम दिया। सबसे अच्छा तरीका फिर मैंने ये सोचा, ये स्टेशन की परली साइड में यहाँ जितना मालियों का ढेर था, आज भी था, आज भी है, बिल्कुल आज भी। और इनके पास में किसी के पास 8 बीघा जमीन थी, किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 5 बीघा, किसी के पास 4 बीघा। इन लोगों को जाकर के मैंने रिजका के लिए तैयार किया और उसमें कई आदमी रिजका बाने के लिए तैयार हो गए। जब रिजका तैयार हुआ, उन्होंने कटाई चालू की। फिर इनको ये समझाया, उस टाइम सीकर में तांगे चला करते थे। अच्छा। और तांगे भी इतने सटासट चलते थे, एक दूसरे के पीछे लाइन और आवाजें दे दे करके, मतलब वो उसका चालक जो है वो आवाजें दे दे के तांगे चलाता था। और फिर इन मालियों को समझाया कि रिजका आप उगाओ, रिजका यहाँ इतना बिकेगा क्योंकि तांगे इतने ज़्यादा हैं कि ये मतलब आपका रिजका रुकेगा ही नहीं। तो इनको बताया कि 4 आने की पुली बनाओ, और जैसे ही आप कल्याण सर्किल पर जाओगे तो तांगे वाले चारों तरफ आपके हाथ में से खोस के ले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 4 आने में वो पुली ये बेचते, वो ढाणी से रिजका काट करके कल्याण सर्किल तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता था कि उसका रिजका खत्म हो जाता। अच्छा। सालासर स्टैंड पर धीरे 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 5 7 7 7 8 8 साल बाद में नानी वाले रिजका बाने लग गए। तो नानी वाले रिजका लेकर के वो सालासर स्टैंड तक आने लग गए। आज भी नानी साइड वाले जो है रिजका ला करके, या इधर पावर हाउस से जो कई परिवार ऐसे हैं जो आज भी रिजका बाते हैं और बुचानी के आसपास रिजका बेचते हैं। कई एक आदमी ऐसे हैं वो सुबह घूमने के लिए जाते हैं तो बुचानी के आसपास वो रिजका लेकर गायों को डालते हैं, और वो प्रथा आज भी चल रही है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सन 72 के अंदर 1 कट्टा लाया, 73 में 2-3 कट्टे बेचे, 4 बेचे, 75 76 में मैंने 8-10 कट्टे बेचे। उस टाइम 4 रुपए किलो होता था। आपको खुशी होनी चाहिए कि आज 6 करोड़ रुपए का रिजका बिकता है सीकर में। रिजके का मतलब बीज 6 करोड़। हाँ, 6 करोड़ रुपए का रिजका बिकता है। अच्छा। और उस जिस वक्त हमने रिजका मतलब बेचना शुरू किया, उस वक्त मैंने अपनी दुकान पर यह लिखवाया, खेती उसकी हरी भरी लहराए, खेती उसकी हरी भरी लहराए, जो हमारे उत्तम बीज उगाए। अच्छा। ये हमने एक मतलब स्लोगन आपने लिखा, स्लोगन दिया, लिखा हमने, और लोग काफ़ी इज्जत करने लगे और आज भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथी हैं, वो आज भी हमारी दुकान पर आते हैं। कोई पोते के साथ में आ रहा है, कोई दोते के साथ में आ रहा है, मिलते हैं आकर के, बड़ी खुशी होती है। और बाकी सीकर अब वो सीकर नहीं रहा है, काफ़ी बदल गया है। और अब तो नहीं, ये आपने जब यहाँ पे दुकान आपने शुरू करी, व्यवसाय शुरू करा, ये सब जो बातें हैं 1972 वाली, उस वक्त आपकी एज क्या रही होगी? यही 22 साल। अच्छा, 20-22 साल की उम्र में। और आपने जैसे बताया कि आप मूलतः हरियाणा के पानीपत से हैं। हाँ जी, हाँ जी। और पानीपत से आपने सीकर में इतनी दूर आकर आपने व्यवसाय शुरू करा 20 साल की उम्र में। 20 साल के लड़के आजकल मोबाइल से बाहर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त ना तो कोई मोबाइल हुआ करता था, बस बड़े परिवार, बड़ी फैमिली होती थी। और
घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वही हमें हिदायत देते थे, भी घर से निकलोगे तो कुछ कर लाओगे। सही है। वो मैसूर के राजा की हमें उदाहरण दिया करते थे कि अच्छा। मैसूर का राजा जब फेल हुआ था तो टोडरमल जी ने जो है ना उनको ये कहा कि मैं इस राज को दोबारा चला सकता हूँ। तो उसने मतलब जब मैसूर की जो जनता बाहर भागने लगी ना, तो मैसूर के राजा ने एक गढ़ चुनाना शुरू कर दिया ताकि लोग बाहर नहीं जाए। तो गढ़ चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो अध बीच में लेबर रुकती थी खाना खाने के लिए, तो उसमें कई बुजुर्ग लेबर भी ऐसे होती थी जो आपस में बैठकर राय करती थी कि हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम राजा को खा रहे हैं, राजा ने हमारे भले के लिए हमें काम पर लगाया है और हमें चाहिए कि हमें बाहर जाना चाहिए, बाहर से कुछ हम अपने यहाँ लाएंगे तो राजा को उतनी ताकत मिलेगी। सही है। तो वो लोग बाहर जाने लगे। जब बाहर जाने लगे तो बाहर से जो कमा करके लाए और उस पर फिर राजा ने चुंगी लगा दी, तो वो सारा उसका राजा का राजस्व बढ़ता गया। बिल्कुल। ऐसे ही उस बड़ी फैमिली के अंदर जब हम बाहर निकले, मेरे भाई निकले, मेरे चाचे निकले, पूरा परिवार जो है, मतलब आज सूरत में भी काम है, मेरे ब्रदर हैं वहाँ पर, पानीपत में भी काम है, मैं यहाँ हूँ और जयपुर मेरा लड़का है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब वो डिवीज़न ऑफ लेबर जिसको कहते हैं, वो डिवीज़न ऑफ लेबर होने के बाद में हमारा परिवार जो है वो पला बढ़ा और आज भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है। दुख इस बात का है मुझे कि यहाँ पहले जब सन 72 में मैंने काम चालू किया था, उस वक्त लाइसेंस प्रथा नहीं होती थी। अच्छा, मतलब दुकान करने के लिए आपको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होती थी। ठीक है। तो जो डीओ था, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर जो जिसको कहते थे, और फिर धीरे धीरे राज्य सरकार ने एक नियम बनाया कि पेस्टिसाइड हम लोग बेचते थे, कीटनाशक, इसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। और फिर हमने डीओ से वो लाइसेंस अप्लाई करके लाइसेंस ले लिया। उस टाइम पर ये बीएचसी पाउडर, जिसको अपनी देसी भाषा के अंदर फाके वाली दवाई बोलते हैं, ये फाके वाली दवाई का बड़ा प्रचलन था। मतलब ना चाहने वाला भी कहता जी 2 किलो फाके वाली दवाई। मतलब मैंने भी देखी अपने बचपन में, वो कीड़े नंगरे के ऊपर उस टाइम 50 पैसे किलो फाके वाली दवाई हुआ करती थी। आज वही फाके वाली दवाई 90 रुपए किलो है। अच्छा, 50 पैसे रुपए किलो से अब 90 रुपए किलो है। आज भी हम वो फाके वाली दवाई, जिसको लोकल भाषा में कहते हैं, वो बेचते हैं, लेकिन ब्रांड नेम दूसरा है उसका, और लोकल भाषा जो है वो आज भी हमारी दुकान के ऊपर आकर के वो फाके वाली दवाई ही मांगेगा। बिल्कुल। तो हम देते ये जैसे आपने जब यहाँ पे व्यापार शुरू किया तो आपने जैसे कुछ चीज़ें बताई कि रिस्क वाली हो रही है, लेकिन मतलब ओवरऑल जो हमारा शहर है वो उस वक्त कैसा दिखता था, मतलब कैसा होता था, किस तरह के लोग जैसे मतलब क्या करते थे? जैसे आज के टाइम पे उधर शाम को घूमने निकल गए, कोई मॉल चला गया, कोई सिनेमा हॉल चला गया, उस वक्त कैसा? उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था, और उल्टा कि लोग भोले भाले थे, जनरल नॉलेज कम थी। अच्छा। लोको हवा जिसको कहते हैं वो नहीं थी, बाहर की हवा नहीं थी। अच्छा। या कोई बढ़ाई वाली बात भी नहीं थी, देसी टाइप थे, और इस टाइप का हमने वातावरण देखा है। धीरे धीरे जैसे ही अब नवयुवक बच्चे जैसे जैसे आते गए या टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, तो अब ये बढ़ता गया। और शहर भी मैंने आपको बताया, ये फागलवा पेट्रोल पंप से पहले ही वो बस एक थोड़ी वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी हुआ करती थी, दिल्ली सीकर ट्रांसपोर्ट, दिल्ली भिवानी ट्रांसपोर्ट, और इसके बाद यह पास वाली गली थी, और बस यहीं से ही यूँ मान लो कि भाई शहर चालू होता था, इतना ही शहर था। अब तो ये काफ़ी बढ़ गया है, और सबसे ज़्यादा बढ़ाव जो हुआ है वो पिपराली रोड पर हुआ है। बिल्कुल। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि दुख सिर्फ एक बात का है। हमने कई आत्मा की मीटिंग भी अटेंड की। हमने किसानों के लिए एक ऐसा जुगाड़ लोगों को दिया जो काश्तकार को स्प्रे पंप उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जो
16 लीटर टंकी का जो पंप आता हाँ, है कंधे पे टांग वो के उठा रखते करके स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। हैं। हमने एक डार्ट सिस्टम ऐसा लाए जो उस टंकी के साथ में जोड़ने के बाद में सिर्फ बटन ऑन करना है या हैंडल, अगर हैंडल चलाओगे तो उस लाइन के अंदर दवाई चली जाएगी अच्छा। और वो स्प्रे हो जाता है। और जहाँ तक दुख की बात मैं कह रहा हूँ, 72 के बाद में कितनी 26 जनवरी गई, अच्छा। कितनी 15 अगस्त गई, और कितने डीओ गए, कितने डिप्टी डायरेक्टर गए, और आज तक किसी शख्स ने, किसी गवर्नमेंट के अधिकारी ने हमें एक प्रशंसा पत्र तक नहीं दिया कि पहले यहाँ के मटर जो पहले सन 72, 74, 75 के अंदर खाते थे वो चोमू से आते थे। अच्छा। हाँ, चोमू से ला करके लोग आता था यहाँ पर, छोटी सी मंडी हुआ करती थी बाजार में, तो वो भी पाती नहीं आता था। अच्छा। और आज ये कदमा का बास, ये जहाँ पर मतलब इतना मटर होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, पूरे सही है। आज तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो लोग सप्लाई कर सकते हैं, इतना मटर पैदा होता है, चारों तरफ मटर टनों में पैदा होता है। और मैं ये कह रहा था आपको, किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लिंक या जिलाधीश महोदय ने भी हमें प्रशंसा पत्र तक देने की वो नहीं की, जिससे हम थोड़ा वो हों कि भाई हमने जो काम किया है। लेकिन जब आपने ये शुरू किया था तो उस वक्त क्या और भी यहाँ पे बीज की दुकानें इस तरह का जैसे आम व्यापार? ना, मेरा एक साथी भारत बीज भंडार वाले जो थे, वो हम दोनों साथ साथ के थे, हमने यहाँ दोनों ने साइकिलिंग की। साइकिल पर बीज रख करके हमने जाकर किसानों को दिया, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और बढ़िया रहा उनका भी। और आज मतलब आज की जो यहाँ पे हम खेती देखते हैं, जो पैदावार देखते हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, हाँ, उसमें आपके साथी का काफ़ी बड़ा योगदान फिर तो रहा है कि आपने यहाँ पे नई नई चीज़ें आपने उस अजी मैं अगर अब ज़्यादा बढ़ाई करूँ तो मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि 200% से भी ज़्यादा। अच्छा, 200% से भी ज़्यादा हमारा योगदान है। उसके बावजूद भी मतलब आपको इस बात के लिए सम्मानित नहीं किया गया या मतलब अप्रिशिएट नहीं किया गया, इसका मुझे दुख है। अच्छा लगता है कि 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मतलब इस बार ऐसा अगर कुछ होता तो अभी मतलब आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? जैसे आप 50 साल आपने पूरे करे इस काम में, इस व्यापार में, इस शहर में, तो अब आगे क्या कैसे देखते हैं? देखो, सीड्स का जो काम है जो मैं कर रहा हूँ, ये तो वाडीलाल वाली बात है। रेवड़ी बाजार में आज भी बर्फ का एक छोटी सी दुकान है, वो बेचता था, आज भी बिकती है वहाँ पर। अच्छा। जबकि वाडीलाल पूरे उसमें फैला हुआ है आइसक्रीम में। और इसको तो जब तक मैं हूँ जब तक कर ही रहा हूँ। बाकी बच्चे ने मतलब होलसेल का काम जो है वो जयपुर में VKI में कर लिया है और 2013 में चालू किया था उसने, अब वो सही है उसका। रिजका वगैरह वो काफ़ी अच्छा सेल करता है। अच्छा। आज हमारा रिजका पूरे राजस्थान के अंदर सप्लाई होता है। मतलब शुरू से रिजके से तो आपका खास लगाव? हाँ, बच्चे भी इसी रिजके में ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। अच्छा, तो अब मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में हमने काफ़ी सारी बातें साझा करी। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो किसान परिवार जो देख रहे हैं, जो आपके बिजनेस से, आपके व्यापार से जुड़े हुए रहे हैं हमेशा, उनके लिए कोई संदेश, उनके लिए कोई बात जो है वो आप ज़रूर साझा। संदेश नहीं, जिसने मेरी जो मुझे देख रहा होगा सब जानते हैं, किसान भी और दुकानदार भी। आज दुकानदार बहुत हो गए हैं, बहुत दुकानदार हो गए हैं। बिल्कुल। और बस मेरी तो यही दुकानदारों से निवेदन है कि किसान जो है, सबसे बड़ा ही मेरी नज़रों में एक किसान ही है। अच्छा। और वो अच्छा ही माना चाहता है। एक चीज़ को दो जगह रख दो, एक चीज़ को दो जगह रख दो, एक का दाम आप 10 रुपये बता दो, एक का दाम 8 रुपये बता दो, तो वो 8 वाला नहीं खरीदेगा, वो 10 वाले खरीदने की कोशिश करेगा। जबकि देने वाले को ये सोचना चाहिए कि कम से कम किसान की ये कमीज तो देख यार, ये फटी हुई है, लेकिन वो 10 वाला माल खरीद रहा है। तो मेरी सब दुकानदारों से यही निवेदन है कि उस किसान की फटी हुई कमीज की तरफ देख करके उसे सही ढंग से, सही रेट में,
सही चीज़ देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे शहर के लोग हों, वो आपके इस योगदान को जानेंगे, पहचानेंगे और आने वाले समय में आपको इसके लिए और अप्रिशिएट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इस शहर को, हमारे इस शहर के आसपास के किसानों को इतने बढ़िया आपने उस वक्त आपने उनका खेती में योगदान दिया जब बाकी के दूसरे कोई उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। उसके लिए आज हम आपका जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है और मेरी नज़र में आप एक किसानों के लिए एक सच्चे हीरो हैं जिन्होंने यहाँ की खेती को इतना बदला और जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं उसके लिए आपने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।